Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप, वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल। साथियों, आज हम लेवल 2 यानी कि 10th क्लास ऑटोमोबाइल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रांसमिशन सिस्टम। साथियों, हम इस चैप्टर को 2 वीडियो में कवर करेंगे। और साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल NSQ ऑटोमोबाइल सॉल्यूशन को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास आने वाली हर वीडियो पहुंच सके। तो साथियों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर ट्रांसमिशन सिस्टम को। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। साथियों, ट्रांसमिशन सिस्टम का मतलब होता है इंजन के द्वारा उत्पन्न की गई पावर को रियर व्हील तक पहुंचाना। ऐसी प्रणाली को हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं, जो इंजन की पावर को वाहन के रियर व्हील तक पहुंचाती है। हम उस तंत्र को, उस मैकेनिज्म को हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। आइए मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। साथियों, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा इंजन है और इंजन के बाद क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, रियर व्हील, डिफरेंशियल, ये सभी पार्ट इसके अंदर लगे हुए हैं वाहन के अंदर। तो जो इंजन के अंदर पावर जो जनरेट होती है वो रियर व्हील तक कैसे पहुँचती है, जो इंजन के अंदर पावर पैदा हुई है वो रियर व्हील तक पहुंचती है। उसे पहुंचाने का जो तंत्र है, मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हम ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। साथियों, अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूं कि ट्रांसमिशन सिस्टम के भाग, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, ये सभी इसके भाग है। साथियों, ये दिए गए हैं जो ये ट्रांसमिशन सिस्टम के कुछ भाग होते हैं। उसके बाद जो हम सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लच प्लेट की, जो सबसे पहले दिया होता है। देखिए आप, ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो पहला भाग होता है, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लच प्लेट की या क्लच सिस्टम की। ये क्लच सिस्टम की हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में, और इसके पार्ट्स और इसकी वर्किंग और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं कि क्लच सिस्टम होता क्या है, क्लच होता क्या है। साथियों, क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम है जो इंजन की पावर को डिसएंगेज व एंगेज करने के काम आता है। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इंजन की पावर को तोड़ने व जोड़ने का कार्य करता है। इसके कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि जब इंजन को हम स्टार्ट करते हैं, जब हम गियर शिफ्टिंग करते हैं, तब इसका मुख्य कार्य रहता है। जब हम गियर को बदलते हैं वाहन के अंदर, तब जो क्लच है वो एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वो पावर को डिसएंगेज कर देता है तब जब हम गियर को शिफ्ट करते हैं, गियर को जब हम बदलते हैं। साथियों, तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो क्लच की परिभाषा है वो यह होती है कि क्लच एक ऐसा मैकेनिज्म है जो इंजन की पावर को तोड़ता व जोड़ता है, यानी कि पावर को एंगेज व डिसएंगेज करता है, और ये इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है और गियर को बदलने में मदद करता है। उसे हम क्लच सिस्टम कहते हैं। साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए आपको चित्र दिखाता हूँ। ये चित्र जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, ये क्लच सिस्टम का चित्र है। साथियों, आप इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले फ्लाई व्हील दिया हुआ है, उसके बाद क्लच प्लेट है, उसके बाद प्रेशर प्लेट और डायफ्राम स्प्रिंग लगी हुई है। साथियों, ये असेंबली होती है क्लच सिस्टम की। और अब मैं आगे बात करता हूँ कि जो क्लच सिस्टम होता है उसके प्रकार होते हैं, वह कितने प्रकार का होता है क्लच सिस्टम, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, क्लच के प्रकार की बात करता हूँ तो क्लच के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसा कि घर्षण क्लच, जो फ्रिक्शन के ऊपर काम करता है, जो घर्षण के माध्यम से काम करता है, उसे हम घर्षण क्लच कहते हैं। और घर्षण क्लच के भी कुछ भाग होते हैं, जैसे सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, वेट क्लच, ड्राई क्लच। साथियों, जो घर्षण के ऊपर काम करता है उसे हम घर्षण क्लच कहते हैं। सिंगल प्लेट क्लच लगी हो सकती है इसके अंदर, मल्टी प्लेट क्लच भी लगी हो सकती है, यानी कि जो प्लेटें होती हैं वो एक भी हो सकती है, बहुत सारी भी हो सकती हैं। और बात मैं करता हूँ वेट क्लच की। वेट क्लच एक ऐसा क्लचर होता है जो जिसके अंदर जो मटेरियल होता है वो वेट होता है, गीला होता है, और सूखा क्लच के अंदर वो जो फ्रिक्शन मटेरियल होता है वो बिल्कुल सूखा होता है। और साथियों, मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ सेंट्रीफ्यूगल क्लच की बात करता हूँ, वह अर्ध सेंट्रीफ्यूगल क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच और सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। साथियों, आज हम सेंट्रीफ्यूगल व अर्ध सेंट्रीफ्यूगल क्लच व सिंपल क्लच की चर्चा करेंगे और इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। साथियों, आइए मैं चलता हूँ आपको लेकर के
क्लच की वर्किंग के ऊपर कि क्लच किस तरह से कार्य करता है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं। साथ ही जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, ये एक साधारण क्लच का चित्र है साथियों। मैं आपको इस चित्र के माध्यम से इसकी वर्किंग समझाने की कोशिश करूंगा, ये किस तरह से कार्य करते हैं। साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ पार्ट्स लगे हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्लाई व्हील की। फ्लाई व्हील लगा हुआ है जो इंजन के तुरंत बाद होता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रेशर प्लेट जो आपको दिखाई दे रही है, प्रेशर प्लेट। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्लच डिस्क यानी कि क्लच प्लेट। उसके बाद मैं बात करता हूँ डायफ्राम स्प्रिंग जो आप नीले रंग की दिखाई दे रही डायफ्राम स्प्रिंग होती है। इसके बाद ये आउटपुट शाफ्ट होती है साथियों, और ये इनपुट शाफ्ट होती है जो इंजन से आती है। आउटपुट जो शाफ्ट होती है वो गियर की तरफ जाती है। और इंजन इंगेजिंग डिसएंगेजिंग लीवर यानी कि एक लीवर है जो तोड़ता है व जोड़ता है पावर को काम आता है उसको डिसएंगेज व एंगेज करने के। साथियों, अब मैं आपको एक एक करके इसकी कार्यविधि समझाने की कोशिश करता हूँ। साथियों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ये एक क्लच प्लेट लगी हुई है जिसको हम क्लच डिस्क भी बोल सकते हैं, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद एक प्रेशर प्लेट लगी हुई है। उसके बाद डायफ्राम स्प्रिंग लगी हुई है। उसके बाद एक बैरिंग होता है साथियों, जो बैरिंग रेड कलर में यहाँ पे बैरिंग होता है जिसको हम रिलीज बैरिंग बोलते हैं। और ये लीवर, इनका मेन फंक्शन होता है इस सिस्टम के अंदर। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये काम कैसे करता है। जैसे कि जब हम प्रेस करते हैं इस लीवर को, तब क्या होता है कि तब पावर कट जाती है। इंजन से जो पावर आ रही है वो कट जाती है। कटती कैसे साथियों? जब हम इसको प्रेस करेंगे तो रिलीज बैरिंग क्या करता है, डायफ्राम स्प्रिंग को प्रेस करता है। जब डायफ्राम स्प्रिंग होती है वो जब वो प्रेस होगी तो क्या होगा, उसके जो बाहर वाले सिरे हैं वो बाहर की तरफ खींचेंगे तो प्रेशर प्लेट के ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है वो हट जाएगा और यहाँ से जो क्लच प्लेट है वो फ्री हो जाएगी। यानी कि इसमें गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी कि ये डिसएंगेज हो जाएगा और जो इंजन से पावर आ रही है वो आगे तक नहीं जाएगी। तो इस तरह से ये कार्य होता है। और जब इसको हम एंगेज करते हैं तब क्या होता है साथियों, जब हम इस लीवर को छोड़ देंगे यानी कि प्रेस करना छोड़ देंगे, डिसएंगेज करेंगे तो क्या होगा, जब एंगेज करेंगे तो क्या होगा, ये लीवर हम छोड़ेंगे तो ये जो बैरिंग होता है वो वापस जाएगा और जो डायफ्राम स्प्रिंग होता है उसको उसके ऊपर प्रेशर डालना बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, इसके जो सिरे हैं वो प्रेशर प्लेट की तरफ जाएंगे दोनों सिरे, और प्रेशर प्लेट को दबाव डालेंगे इसके ऊपर। प्रेशर प्लेट के ऊपर दबाव लगेगा तब वो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को प्रेस करेगी और क्लच प्लेट फिर फ्लाई व्हील के साथ चिपक जाएगी और पावर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो ये स्प्रिंग दिया होता है जिसको हम डायफ्राम स्प्रिंग बोलते हैं, इसका ये किस तरह से कार्य करती है, जैसा आपको मैं एक साधारण की विधि से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं साथियों, एक अन्य चित्र मैं लेता हूँ, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से कार्य करती है डायफ्राम जो स्प्रिंग होती है। साथियों, 1 मिनट का टाइम। साथियों, मैं आपको इसी के ऊपर ड्रा करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से कार्य करती है डायफ्राम स्प्रिंग होती है जो। देखिए साथियों, ये जो स्प्रिंग लगी हुई है, ये स्प्रिंग जो लगी हुई है इसको हम डायफ्राम स्प्रिंग बोलते हैं। इसका कार्य किस तरह से होता है, देखिए आप, ये इसका हम अगर फ्रंट व्यू लें तो देखते हैं हम, कुछ इस तरह की होती है ये। इसके ऊपर फिंगर कटे होते हैं साथियों, फिंगर जिसको हम फिंगर बोलते हैं। इसके ऊपर बैरिंग दबाव डालता है, तो ये यहाँ पर अगर दबाव डलेगा बीच में तो इसके ये सिरे हैं जो ऊपर वाले ये बाहर की तरफ भागते हैं। यानी कि देख रहे होंगे आप, ये ब्लू में ये बाहर की तरफ फैलता है। यानी कि ये एक क्या डायफ्राम स्प्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा तो इसको, तो ये सिरे ऐसे फैलेंगे बाहर की तरफ। अगर मैं इसको प्रेस करना बंद करूँगा फिर इसके सिरे अंदर की तरफ फैलेंगे ऐसे। तो कुछ इस तरह से कार्य करती है ये, और ट्रांसमिशन सिस्टम को पूर्ण करने में सहायता करती है। साथ ही एक साधारण सी विधि थी। मैं आशा करता हूँ कि आप इस डायग्राम के माध्यम से इसकी वर्किंग को समझ पाए होंगे। मैं वापस लौटता हूँ हमारे PDF के ऊपर। साथियों, अब मैं बात करता हूँ सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में। सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में बात करता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल
जो इसको हम जानेंगे और समझेंगे। साथियों सबसे पहले बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच होता है वो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। साथियों सेंट्रीफ्यूगल जो क्लच होता है वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले वाहनों में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे हमें गियर की और क्लच की आवश्यकता नहीं पड़ती इस वाहन के अंदर, वहाँ पे हम इसको उपयोग करते हैं। और आइए हम जानते हैं इसकी वर्किंग किस तरह से होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स होती है साथियों। सेंट्रीफ्यूगल क्या होती है साथियों? एक फोर्स होती है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, सेंट्रीफ्यूगल जो होती है वो एक फोर्स होती है, एक बल होता है। और क्लच आप जानते हैं क्लच के बारे में, क्लच पावर को एंगेज व डिसएंगेज करने के काम आता है। और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं इसका वर्किंग कैसे होता है साथियों। जो हमारा फ्रिक्शन क्लच होता है उससे काफ़ी भिन्न होती है इसकी वर्किंग होती है जो। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर इसकी वर्किंग समझने के लिए एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि हम एक कोई व्यक्ति अपने चारों ओर एक रस्सी ले ले, उसके ऊपर एक भारी पत्थर बांध के अपने चारों ओर उसको रोटेट करे अपने चारों ओर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है साथियों। ये अगर मैं एक पत्थर बांध के किसी रस्सी से और अपने चारों ओर घुमाऊंगा उसको, तो वो जो फोर्स होती है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाती है। तो इस मैकेनिज्म के ऊपर ही, इस फोर्स के ऊपर ये क्लच काम करता है साथियों। मैं समझाता हूँ आपको किस तरह से ये कार्य करता है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इसमें कुछ पार्ट लगे होते हैं साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये इनपुट शाफ्ट होती है, आउटपुट, बीच में ये असेंबली लगी होती है, सेंट्रीफ्यूगल असेंबली लगी होती है। इसके अंदर इसमें लाइनर फ्रिक्शन लाइनिंग लगी हुई होती है। उसके बाद ये स्प्रिंग लगी हुई है, फिर ये लाइनिंग लगी हुई है। साथियों क्या होता है, जब ये जो ऊपर है ये असेंबली है, क्लच असेंबली है पूरी ऊपर, जब क्या होता है, जब इंजन रोटेट होता है, ये हाई स्पीड पर काम करता है। जब इंजन रोटेट होता है स्पीड में, तो क्या होता है कि ये जो लाइनिंग, जो वेट लगे होते हैं, ये फैलना शुरू हो जाते हैं स्प्रिंग के माध्यम से और डिस्क को चिपक जाते हैं ये, और पावर जनरेट हो जाती है, पावर ट्रांसफर हो जाती है। जब स्पीड जैसे ही कम होती है, ये स्प्रिंग वापस आती है, स्प्रिंग यहाँ से यहाँ वापस आना शुरू कर देती है। यानी कि अगर जब ये स्पीड कम होती है तो ये स्प्रिंग सिकुड़ना शुरू हो जाती है, वापस सिकुड़ना। जब ये स्पीड बढ़ेगी तो ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप यहाँ से भरना शुरू हो जाता है। यानी कि ये जो फ्रिक्शन लाइनिंग है इसको चिपकना शुरू हो जाएगी, जो क्लच असेंबली है जो, इसको चिपकना शुरू हो जाएगी और पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। और मैं बता, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जैसा कि आप, जब स्पीड कम थी तो ये कुछ इस तरह की पोजीशन थी, जब स्पीड बढ़ी तो इस तरह की, जब पूरी स्पीड बढ़ गई तो ये लाइनिंग इसको बिल्कुल चिपक जाएंगी और पावर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी। और जैसे स्पीड रिड्यूस होगी तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा, लास्ट में जाके ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ऊपर काम करता है। और इस तरह से इसका जो कार्य करने का तरीका होता है वो इस तरह से होता है साथियों। मैं आशा करता हूँ कि आप सेंट्रीफ्यूगल क्लच के बारे में भी अच्छे से समझ पाए होंगे। और अब मैं बात करता हूँ सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। साथियों सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का अर्थ होता है कि वो आधा तो सेंट्रीफ्यूगल होता है, आधा साधारण होता है, और इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। आइए हम चलते हैं चित्र के माध्यम से इसे समझते हैं कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच किस तरह से कार्य करता है। साथियों जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच का डायग्राम है। ये इसकी इनपुट शाफ्ट है, ये आउटपुट शाफ्ट है, और इसके जो विशेष भाग है वो आपको देखने हैं। साथियों जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच ये भी हाई स्पीड के ऊपर काम करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल प्लेट इस पे साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये इनपुट शाफ्ट है, आउटपुट शाफ्ट है, और ये फ्लाईव्हील होता है साथियों। और ये फ्लाईव्हील दिख रहा है आपको, ये फ्लाईव्हील है। उसके बीच में देखिए आप, ये जो डिस्क क्लच डिस्क यानी कि क्लच प्लेट होती है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रेशर प्लेट, उसके बाद आप देख पा रहे हैं स्प्रिंग। उसके बाद ये एक बॉब होता है, यानी कि इसको हम सेंट्रीफ्यूगल यूनिट भी कह सकते हैं, यहाँ पे लगी होती है साथियों। और अब मैं इसकी विधि समझाने की कोशिश करता हूँ। जब वाहन चल रहा होता है, जब ये वर्किंग में होता है, तो क्या होता है, ये स्प्रिंग गति के अकॉर्डिंग इससे चिपकी रहती है। जितनी गति कम होगी या गति बढ़ेगी, उससे ये इसके साथ एंगेज या डिसएंगेज होती है। और ये जो बॉब होता है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल एक जो व्यवस्था लगाई गई है यहाँ पे, ये क्या करती है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ मिल करके इस पे कार्य करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आधा तो साधारण होता है, आधा सेंट्रीफ्यूगल होता है, यानी कि सेमी सेंट्रीफ्यूगल होता है।
तो ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये तो साधारण माना जाता है, ये वाला हिस्सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अनुसार काम करने वाला माना जाता है। और क्या होता है, जब स्पीड बढ़ती है वाहन की, तब ये लीवर होता है, बॉब होता है, जब ये क्या होता है, ये रोटेट करता है, जब ये ऊपर की तरफ भागता है, बाहर की तरफ भागता है। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब होता है बाहर की तरफ भागना। जैसे कि अगर हम अपने चारों ओर एक रस्सा बांध के उस रस्से के ऊपर एक भारी पत्थर बांध करके अपने चारों ओर घुमाएं तो वो बाहर की तरफ भागेगा। तो इस तरह से ये जो गोलाकार आपको दिखाई दे रहा है यूनिट, ये बाहर की तरफ भागेगा। तो जब ये बाहर की तरफ भागेगा तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, और ये प्रेशर डिस्क प्लेट के ऊपर प्रेशर डालता है, और डिस्क प्लेट इसको चिपक जाती है और पावर जनरेट हो जाती है। साथ ही ये कुछ इस तरह से कार्य करता है हमारा सेमी सेंट्रीफ्यूगल क्लच। और मैं वापस लौटता हूँ अब हमारी बुक पर। साथियों, ये कुछ इसके प्रकार थे, उसके बारे में हमने जाना। साथियों, अब मैं आगे बढ़ते हुए, और इसके अन्य प्रकार भी होते हैं साथियों, जैसे कि ये क्लच या डायफ्राम, पॉजिटिव और डॉग क्लच, स्प्लाइन क्लच। हाइड्रोलिक क्लच भी होता है, जो हाइड्रोलिक इसके अंदर एक मुख्य स्रोत होता है जिससे पावर जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सहारा लेते हैं। वैक्यूम क्लच भी होता है, इसमें हम वैक्यूम का सहारा लेते हैं, उसको हम वैक्यूम क्लच बोल देते हैं साथियों। अब मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ क्लच। जो क्लच होता है वो किस तरह से कार्य करता है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, मैं जूम कर देता हूँ। ये हमारे पास इनपुट शाफ्ट है, ये आउटपुट शाफ्ट है। ये शाफ्ट ए है साथियों, ये शाफ्ट बी है, और ये डी है, और ये सी है। जब ये डिसएंगेज अवस्था में होता है साथियों, जब पावर नहीं आ रही होती, तो क्या होता है, ए और सी जो शाफ्ट होती है, वो जो सी डिस्क होती है वो रोटेट कर रही होती है, वो ये रोटेटिंग मोशन में होती है, रोटेट कर रही होती है, तब ये स्थिर होती है। जब हम यहाँ से प्रेस करते हैं इसको लीवर के द्वारा, तो ये आके इस अवस्था में आ जाती है, चिपक जाती है, और तब ए और सी, डी और बी आपस में मिलकर फ्रिक्शन के कारण रोटेट करते हैं और पावर को आगे तक ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से कुछ ये प्रिंसिपल है क्लच का। आप दोबारा समझिए इसको। ये क्लच प्लेट का जो प्रिंसिपल है, ये शाफ्ट होती है इनपुट शाफ्ट, ये आउटपुट शाफ्ट होती है। यहाँ पे एक शाफ्ट होती है, उसको हम ए बोलते हैं। डिस्क सी है, ये डिस्क डी है, और शाफ्ट बी है। जब क्या होता है, ये रोटेट कर रही होती है, इंजन के साथ अटैच होती है, ये रोटेट कर रही होती है, और तब ये फ्री होती है। जब क्लच डिसएंगेज पोजीशन में होता है, तब ये व्यवस्था होती है। जब हम क्लच को एंगेज करते हैं, यानी कि यहाँ से प्रेशर डालते हैं, यानी कि इसको छोड़ देते हैं, यानी कि प्रेशर को, जब यहाँ से प्रेशर आता है तो ये इस तरह भागती है, इसको चिपक जाती है, अब इस पोजीशन में आ जाती है। तो ये वाली पावर इसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है फ्रिक्शन के कारण, और पावर आगे की ओर बढ़ जाती है। तो ये था इसका एक प्रिंसिपल। और उसके बाद मैं बात करता हूँ इसका जो अन्य भाग है, ट्रांसमिशन सिस्टम का दूसरा भाग है गियर बॉक्स। साथियों, गियर बॉक्स आपने देखा होगा, गाड़ियों के अंदर एक गियर बॉक्स लगा होता है, जो लीवर गाड़ियों के अंदर लगा होता है, जिसे हम गियर बदलते वक्त, जिससे हम गियर शिफ्ट करते हैं। साथियों, कुछ ऐसी हमने एक यूनिट देखी होती है गाड़ियों के अंदर, जिसे हम गियर बॉक्स बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है साथियों, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक गियर बॉक्स का चित्र है साथियों। गियर बॉक्स कुछ रियल में इस तरह से होता है, जिसके अंदर काफ़ी सारे गियर लगे होते हैं, कुछ लीवर लगे होते हैं, कुछ व्यवस्था लगी होती है बहुत सारी। और इसकी परिभाषा के बारे में बात करता हूँ, गियर बॉक्स क्या होता है। गियर बॉक्स एक ऐसी प्रणाली है, यह एक ऑटोमोबाइल में पावर ट्रेन का दूसरा तत्व है। मतलब कि ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, उसे हम पावर ट्रेन भी बोल देते हैं। ये पावर ट्रेन का यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम का दूसरा भाग है, दूसरा तत्व है। इसका उपयोग सड़क की विविधता और भारी स्थितियों के अनुसार वाहन की गति और टॉर्क को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग तब करते हैं जब हम सड़क पे लेकर वाहन को चल रहे हैं, जब हमें विभिन्न स्पीड की और टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, तब हम गियर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि हमें चढ़ाई पे चढ़ना है, तो हम छोटे गियर का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें वाहन को स्पीड में भगाना है, तो हम स्पीड में बड़े गियर का उपयोग करते हैं, स्पीड गियर का, यानी कि 5 व 6 गियर का उपयोग करते हैं। तो यह विभिन्न स्थितियों में हमारे काम आता है और वाहन को टॉर्क व स्पीड प्रदान करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और अब आगे बात करता हूँ मैं गियर बॉक्स के प्रकार। साथियों, गियर बॉक्स के प्रकार होते हैं 2, मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। यानी कि मैनुअल होता है वो एक पुराना सिस्टम है, जिसके अंदर हम गियर को स्लाइड करके लगाते हैं। मैनुअल होता है, उसमें पावर ज़्यादा लगती है। काफ़ी ये यूजफुल हुआ है पुराने टाइम में, लेकिन आजकल इसकी जो मांग है वो बहुत कम है। उसके बाद सेमी ऑटोमेटिक, जो आधा ऑटोमेटिक होता है, आधा मैनुअल होता है। उसके बाद ऑटोमेटिक, ये पूरा ही ऑटोमेटिक होता है। इसके अंदर हमें गियर शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
और ये बाज़ारों वगैरह में, सिटी वगैरह में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में काम आता है। साथियों मैं आगे बढ़ते हुए बात करता हूँ कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गियर बॉक्स, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है गियर बॉक्स। आप इस चित्र में देखिए ध्यान से साथियों, जो गियर बॉक्स होता है, वो जो गियर होते हैं उसके अंदर वो कैसे काम करते हैं, इसका ये प्रिंसिपल है साथियों, यानी कि सिद्धांत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उदाहरण 1, वेग अनुपात या गियर अनुपात ज्ञात करें। यानी कि गियर का अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं, छोटे व बड़े गियर का। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक गियर है जिसको हम बड़ा गियर बोलते हैं, इसके 7 टीथ हैं, यानी कि इसके 7 दांत है, दांते हैं। एक दूसरा गियर है, इसके 30 टीथ हैं, और ये इसको हम ड्राइवर बोलते हैं, इसको ड्रिवन बोलते हैं। ड्राइवर मतलब घुमाने वाला, ड्रिवन मतलब घूमने वाला, ये इसको घुमाएगा। अब इसको ये फॉर्मूला साथियों 60/30, यानी कि ये फार्मूला आता है गियर को निकालने का। अगर हम इसके बटे में 60 कर देंगे तो 1/2 निकल के आएगा, और ड्रिवन अनुपात आ जाएगा 1/2, यानी कि एक बार घूमेगा तो छोटा गियर 2 बार घूमेगा। यानी कि जब हम गियर, जैसे कि जब हम स्पीड गियर लगाते हैं तब क्या होता है, बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाता है, तब स्पीड बढ़ जाती है अपने आप। और जब बड़ा गियर एक बार घूमता है, छोटा गियर 2 बार घूम जाता है। यानी कि ये टॉर्क के अनुसार ये काम करता है। और आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण 2, वेग अनुपात या गियर अनुपात ज्ञात करें। उसके बाद देखिए आप देख पा रहे हैं इधर कि यहाँ पे 20 टीथ वाला गियर है, यहाँ पे 80 टीथ वाला है। अगर इसका अनुपात निकालते हैं तो 4/1 आता है, और ड्राइवन अनुपात आएगा 4/1। यानी कि क्या होता है कि अगर ये गियर 4 बार घूमेगा तो बड़ा गियर 1 बार घूमेगा, यानी कि ये 4 बार रोटेट करेगा, ये 1 बार रोटेट करेगा। इस प्रिंसिपल पर गियर काम करते हैं। ये छोटा गियर बड़े गियर को घुमाता है, बड़ा गियर छोटे गियर को घुमाता है। इस तरह से हम विभिन्न स्पीड और विभिन्न टॉर्क प्राप्त कर सकते हैं अपने वाहन के अंदर। साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप ट्रांसमिशन सिस्टम को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।